हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग JIIB का पेपर 4 करेंगे जो कि न्यू सिलेबस के हिसाब से है। जो इसका पेपर 4 है उसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आज हम लोग उसका यूनिट 1 यानी रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन करेंगे। आप लोग जानते हैं लेकिन फिर भी बार डिस्कस कर लेते हैं रिटेल बैंकिंग क्या होता है। रिटेल बैंकिंग एक प्रकार से बैंकिंग सर्विस है जो बेसिकली प्राइमरली मतलब जो मतलब अगर बहुत बेसिक तौर पे देखा जाए तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए होती है। ठीक है। रिटेल बैंकिंग जो है वो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो लोग अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिटी बैंक्स होते हैं वो भी करवाते हैं, जो स्मॉल कम्युनिटी बैंक्स होते हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा। जो होलसेल बैंकिंग होती है उससे हटकर अगर देखा जाए तो रिटेल बैंकिंग है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर मार्केट पर ही फोकस करती है। होलसेल बैंकिंग बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए होगी और जो आपकी रिटेल बैंकिंग है वो इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए होगी। रिटेल बैंकिंग के जो भी एंटिटी होते हैं वो एक पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज का एक वाइड रेंज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सेविंग अकाउंट्स हो गया, चेकिंग अकाउंट मतलब अकाउंट्स की सेविंग रिलेटेड, उसकी चेकिंग रिलेटेड, उनके बिल पेइंग सर्विसेज जो होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, ये सब रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत आता है। रिटेल बैंकिंग के द्वारा जो कस्टमर्स हैं वो पर्सनल लोन्स वगैरह भी ले सकते हैं, मॉर्गेज लोन वगैरह वो सब भी ले सकते हैं। रिटेल बैंकिंग का जो मतलब जो बेसिक पार्ट है वो बहुत मास मार्केट ड्रिवन है, लेकिन जो काफ़ी सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को भी दे देते हैं, रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जैसे आपके मुद्रा लोन हो गए सभी सब रिटेल में ही आएंगे, लेकिन वो स्मॉल टिकट साइज उसका स्मॉल है। जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी रिटेल बैंकिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के माध्यम से या फिर ATM के माध्यम से हो गई है या फिर वर्चुअल माध्यम से हो गई है, मतलब ब्रांच या फिजिकल प्रेजेंस बहुत कम हो गई है। ऑल्सो प्लीज नोट दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कंप्लीट डिस्क्लेमर। क्या क्या विशेषताएं हैं रिटेल बैंकिंग की। जो रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर ही पहली स्लाइड में। जो रिटेल बैंकिंग है बेसिकली वो इंडिविजुअल कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। ठीक है। मास मार्केट सेगमेंट है जो वो उसका फोकस है, जिससे कि एक जो इंडिविजुअल्स की एक बड़ी जनसंख्या है उसको वो कवर कर सके। ये हर प्रकार की लाइबिलिटी को ऑफर करते हैं, असेट्स को ऑफर करते हैं, ओवरऑल एक प्लेथोरा यानी ये पूरा ढेर सारी सर्विसेज प्रोडक्ट्स जो हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं वो प्रोवाइड करते हैं रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत। जो इसका डिलीवरी मॉडल है रिटेल बैंकिंग का वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों है। ठीक है। ये वर्चुअल अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, लेकिन फिजिकल तो हमेशा से ही रहा है। जो इसकी सर्विसेज हैं वो ब्रांचेस के द्वारा या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी इंटरनेट के माध्यम से या ATM के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा दी जाती हैं। जो ये रिटेल बैंकिंग है स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को भी प्रोवाइड किया जाता है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं यानी फ़ायदे क्या हैं रिटेल बैंकिंग के। जो इसका क्लाइंट बेस है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो स्प्रेड हो जाता है। मतलब कि आप एक सपोज आपने एक विजय माल्या को लोन दिया और वो लोन अगर डिफॉल्ट हो गया तो आपका रिस्क बहुत कॉन्क्रीट था, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था। लेकिन यदि आपने मान लीजिए विजय माल्या की जगह वही 100 करोड़ रुपए आपने 10,000 लोगों को बांटे, तो अब वो 10,000 में अगर 2 4 10 20 कुछ लोग डिफॉल्ट भी कर जाएंगे तो भी आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। तो जो स्प्रेड है वो फैल जाता है, तो उससे आपका रिस्क रेशियो जो है वो गिर जाता है, अपने आप रिस्क परसेंटेज कम हो जाता है और चांसेस कम होते हैं डिफ़ॉल्ट होने के या फिर नुकसान होने के। जो इसमें इंडिविजुअल कस्टमर बेस होता है इसलिए जो कस्टमर लॉयल्टी होती है वही बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज इंटरपर्सनल रिलेशन में बहुत अच्छे बन जाते हैं। हालांकि वो जो है वो मतलब उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि बैंक टू बैंक या पर्सन टू पर्सन, वो अलग चीज़ है। जो इसके इंटरेस्ट होते हैं वो भी अच्छे खासा स्प्रेड होता है, मतलब क्योंकि आप इंडिविजुअल लेवल बांट रहे हो तो फिर जो ओवरऑल उसमें कस्टमर को भी फ़ायदा है और बैंक को भी फ़ायदा है। जैसे कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चला है कि सिबिल के स्कोर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है लोन्स के लिए, या अगर कोई बहुत अच्छा कस्टमर है और अगर वो डिपॉजिट के लिए पर्टिकुलर इंटरेस्ट को डिमांड करता है तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेकर के वो भी किया जा सकता है। ये सब रिटेल बैंकिंग के ही फीचर्स हैं। इसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि लोन अमाउंट का साइज़ है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है। ऑल दो रिलेटिव इज़ अ वेरी क्या बोलेंगे रिलेटिव टर्म, आप ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बड़ा, लेकिन ओवरऑल कॉर्पोरेट के मुकाबले तो बहुत स्मॉल होता है। इसमें वोलेटिलिटी भी कम होती है, इसमें डिमांड जो होती है, और जो क्रेडिट साइकिल होता है वो भी कम रहता है कंपैरेटिव टू लार्ज कॉर्पोरेट्स। जो इसमें जो क्लाइंटल है मतलब जो भी कस्टमर बेस होता है वो मार्केटिंग के द्वारा या मास सेलिंग के द्वारा या उसको कैटेगराइज कर सकते हो उनके स्कोरिंग सिस्टम से या उनकी डेटा माइनिंग करके, तो बेटर कस्टमर सर्विस इसमें प्रोवाइड हो जाती है। अब क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब क्या क्या इसमें बाधाएं आती हैं रिटेल बैंकिंग में, जो कुछ कंस्ट्रेंट्स नीचे बताए गए हैं। पहली बात ये होती है कि लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो IT सिस्टम्स हैं वो काफ़ी सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, रोबस्ट नहीं होते, बिकॉज क्लाइंटल बहुत ज़्यादा है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत इवोल्यूशन बहुत तेज़ी में हो रहा है, जिससे IT कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। साथ ही साथ जो इसकी कॉस्ट है ब्रांच नेटवर्क मेंटेन करने की, या जो लो वैल्यू का ट्रांजैक्शंस हैं लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है,
तो उनको मैनेज करने के लिए अच्छी खासी कॉस्ट लग जाती है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। भाई आप एक कस्टमर को डील कर रहे हो तो आपका कम खर्चा हो रहा है, लेकिन आप अगर 1,000 कस्टमर को डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसके नेटवर्क भी ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, आपके जो ऑपरेशनल चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो बैंक्स हैं वो ज़्यादातर अब क्लाइंट्स को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि वो इंटरनेट या एटीएम या टेलीफोन या इन सब माध्यम से बैंकिंग करना प्रेफर करें। जो इसमें ओवरऑल डिलिक्वेंसीज हैं वो बढ़ जाती हैं, जो भी अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स होते हैं उनके लिए, तो वो भी एक इसमें कंस्ट्रेंट है। कई प्रकार के वेरियस फैक्टर्स होते हैं इसमें जो कि रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड हैं। क्या क्या? जैसे कि एक एफिशिएंट यानी कुशल डिलीवरी मैकेनिज्म हो जाता है। जो प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटनेस है वो पर्टिकुलर कस्टमर के हिसाब से होनी चाहिए। प्राइसिंग सही होनी चाहिए। जो उसकी क्रेडिट वर्थिनेस के लिए जो स्कोरिंग मॉडल है, कहीं कहीं जैसे क्रेडिट शीट बनती है, सिर्फ सिविल स्कोर एक मैटर नहीं करता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका सिविल स्कोर हो गया। फिर वो अगर सपोज बिजनेसमैन है तो उसको वो अपनी दुकान अपनी शॉप है उसकी, या रेंटेड है, उसका हाउस अपना है वो है, या वो रहने वाला है तो कब से रह रहा है, उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें कई चीज़ें होती हैं। अगर वो लिमिटेड कंपनी तो बहुत ही अच्छी, प्राइवेट लिमिटेड तो और अच्छा है। तो ये सब चीज़ें उसकी क्रेडिट वर्थिनेस होती हैं। उसको प्रायर एक्सपीरियंस क्या है, उससे रिलेटेड कोई डिग्री है उसके पास कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जो इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं रिटेल बैंकिंग में रिलेटेड? एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और प्राइसिंग एक चीज़ का चैलेंज है। एमआईएस यानी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो इनएडिकेट रहता है वो इसका एक चैलेंज है। केवाईसी और एएमएल यानी नो योर कस्टमर और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नियम है उनको समझना है इसके लिए बहुत, क्योंकि भाई रिटेल कस्टमर को आप डील कर रहे हो तो वो भी एक चैलेंज की तरह निकल के आता है। ओवर रिस्क मैनेज करना एक इसका चैलेंज है। एक इसमें जो बार बार नई टेक्नोलॉजीज ईजाद हो जाती हैं तो उनको वो डिसरप्ट करती है मार्केट को, वो एक दिक्कत होती है इसमें। साथ ही साथ इसका जो कंटिन्यूस ग्रोथ है वो इसका एक चैलेंज है, क्योंकि आपको जब कंटिन्यूस ग्रोथ है तो आपको उस हिसाब से खुद भी अपडेट होना पड़ेगा, या अपने सिस्टम को भी, सिस्टम इन ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के क्या क्या ग्रोथ के कारण हैं? एक तो यंग इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, तो वो धीमे धीमे इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहे हैं, तो इस वजह से रिटेल बैंकिंग बढ़ रही है। जो परचेजिंग पावर है मिडिल क्लास लोगों की वो बढ़ रही है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही है। जो मास मार्केट बैंकिंग है वो बढ़ रही है। जो वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है यानी कि अमाउंट वाइज जो ओवरऑल है बिजनेस वो बढ़ रहा है। बैंकिंग प्रोसेस ऑटोमेट हो रहे हैं, ये सब इसकी ग्रोथ के रीजंस हैं। अब इजी और अफोर्डेबल एक्सेस हो गया है बैंकिंग के लिए। फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ रही है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी धीमे धीमे बढ़ रही है। जो कंज्यूमर डेमोग्राफिक्स हैं वो धीमे धीमे चेंज हो रहे हैं। मतलब कोई कहीं रहता है वो सर्विस नौकरी कहीं और करता है, या वो कहीं और माइग्रेट कर गया फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, या उसने कुछ सेल आउट कर दिया वो कहीं और, या उसने जॉब चेंज, तो ये सब डेमोग्राफिक्स चेंज होते रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है वो एक इसका एक रीज़न है ग्रोथ का, क्योंकि रोज़ जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जो इसमें लिक्विड कैश है बैंक का उसकी संख्या बढ़, वो मतलब उसका अमाउंट बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट धीमे धीमे कम हो रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल डिपॉजिट है वो धीमे धीमे कम हो रही है। जो टर्म्स ऑफ लोन है वो लगातार चेंज हो रहे हैं। ये सब इसकी ग्रोथ के रीज़न है। रिटेल बैंकिंग में क्या क्या स्कोप है? देखिए, एक तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती हैं, स्पेशली अगर रिसेशनरी ट्रेंड की बात करी जाए तो। अगर रिसेशन भी है तो भी इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है। रिसेशन से आपका कॉर्पोरेट डाउन हो सकता है, लेकिन रिटेल बैंकिंग वर्क फंक्शन करती रहती है। जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है इंडिया की। जो रूरल सेक्टर है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, सेमी अर्बन की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो भी रिटेल बैंकिंग इसीलिए ग्रो कर रहा है, ये भी स्कोप है उसका। इंडिया में ओवरऑल 300 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, जो कि जिसमें से मतलब देखा, और 400 जो है मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसमें। 400 मिलियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन, 300 मिलियन घरों में 400 मिलियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जिसमें से 90% से भी ज़्यादा लगभग सेविंग जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर की होती है इन बैंक्स में। ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अगर वो धीमे धीमे अगर वो कम हो रहे हैं, अगर उनका शिफ्ट हो रहा है, तो जो लोग हैं वो अब सेव कम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अच्छा मिल नहीं रहा और स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी बूम करेगी ना, आपका जीडीपी बूम करेगा अगर लोगों की परचेसिंग पावर और एक्सपेंडिचर दोनों बढ़ेगा तो। जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है उसकी वजह से भी क्या हो गया है कि रिटेल बैंकिंग बढ़ रही है। गवर्नमेंट न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट करती है, जो कि आप मतलब हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रंस को एक फैमिली मान रहे हैं, वो लोग अलग रह रहे हैं या कहीं वर्क पर्पस से या इंडिविजुअल पर्पस से, तो वो भी एक रीज़न है कि रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट बहुत अवेलेबल हैं रिटेल बैंकिंग में, जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, इन सब में अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है इंटरेस्ट रेट्स पर। तो ये भी एक रीज़न है कि रिटेल बैंकिंग बढ़ रही है। रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर क्या है? एक तो इसमें डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ है, धीमे धीमे ब्लॉकचेन अडाप्ट किया जा रहा है रिटेल बैंकर्स के द्वारा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस इन्वॉल्व हो रहा है बैंकिंग में। साइबर सिक्योरिटी को बहुत टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है।
जो पेमेंट है उसमें नए तरह के इनोवेशंस आ रहे हैं धीमे धीमे, जो बिग टेक है इंडस्ट्रीज में वो धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।